Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to study chapter number 2 Organization of Life, lecture number 6. Today our topic is nucleus. Dear student, आज हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस के बारे में. न्यूक्लियस को हम ब्रेन ऑफ सेल भी कहते हैं. ठीक है, क्या कहते हैं? ब्रेन ऑफ सेल. क्यों? क्योंकि जिस तरीके से हमारी बॉडी को ब्रेन कंट्रोल कर रहा होता है, हमारी एक्टिविटीज़ करवा रहा होता है, उसी वे में न्यूक्लियस जो है वो सेल को कंट्रोल करता है. सेल के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं उनकी इंफॉर्मेशन न्यूक्लियस के पास होती है कि कौन सा काम किस वक्त कैसे करना चाहिए. ये सारी एक्टिविटीज़ न्यूक्लियस कंट्रोल करता है, तो इसीलिए है उसको कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल कहते हैं. ठीक है, और ब्रेन ऑफ सेल. ठीक है, अब हम बात करते हैं डिस्कवरी की कि न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया था या न्यूक्लियस कैसे डिस्कवर हुआ था. न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था एक साइंटिस्ट ने जिसका नाम है रॉबर्ट ब्राउन, ईयर 1831 में. ये जो क्वेश्चन है डिस्कवरी का, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसके ऊपर बहुत बार MCQs भी आ चुके हैं, तो आप इसको याद कर लें. उसके अलावा पोजीशन कि न्यूक्लियस जो है वो कौन से सेल में किस जगह पर प्रेजेंट होता है. एनिमल सेल में एनिमल सेल एट द सेंटर, प्लांट सेल पेरिफेरल. अगर हम एनिमल सेल की बात करें, अगर आप यहाँ पर मैंने डायग्राम बनाया एनिमल सेल का, अगर आप इस डायग्राम में देखें एनिमल सेल में, तो जो न्यूक्लियस होता है एनिमल सेल में सेंटर पर होता है. ठीक है, अगर आप प्लांट सेल को देखें तो प्लांट सेल में जो न्यूक्लियस होता है वो पेरिफेरल होता है, साइड पर होता है. क्यों? क्योंकि लार्ज वैक्यूल की वजह से. ड्यू टू लार्ज वैक्यूल जो न्यूक्लियस होता है वो साइड पर होता है, पेरिफेरल पोजीशन पर होता है. ठीक है, तो ये हो गई पोजीशन के न्यूक्लियस जो है कौन से सेल में कहाँ पर प्रेजेंट होता है. ठीक है जी, अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस. ठीक है, अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं तो आप देखें ये मैंने डायग्राम बनाया हुआ है न्यूक्लियस का. ठीक है, ये एक सेल है और सेल के सेंटर पर न्यूक्लियस है, एनिमल सेल. ठीक है, ये एक एनिमल सेल है और एनिमल सेल की सेंटर पर यहाँ पर ये न्यूक्लियस होता है. ठीक है जी, और अगर आप इस न्यूक्लियस को देखें कि न्यूक्लियस के अराउंड जो है एक लेयर बनी हुई है. न्यूक्लियस जो है वो कवर हुआ हुआ है एक लेयर से. इस लेयर को हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या फिर न्यूक्लियर एनवलप. ठीक है, न्यूक्लियर का जो न्यूक्लियर के स्ट्रक्चर में जो सबसे पहला पार्ट है वो क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो न्यूक्लियस को कवर कर रही है और न्यूक्लियस को सेपरेट करती है साइटोप्लाज्म से. ठीक है, ये जो मेम्ब्रेन होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये दो तरह की मेम्ब्रेन होती हैं. एक होती है इनर मेम्ब्रेन, दूसरी आउटर मेम्ब्रेन. मतलब कि न्यूक्लियस जो है वो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है. अगर आप इस मेम्ब्रेन को यहाँ पर इस डायग्राम में देखें क्लोजली, तो ये जो मेम्ब्रेन होती है न्यूक्लियस की वो डबल मेम्ब्रेन होती है. इस मेम्ब्रेन में एक इनर मेम्ब्रेन होती है और दूसरी आउटर मेम्ब्रेन, और ये मेम्ब्रेन न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट करती है, कवर करती है और सेपरेट करती है सेल के साइटोप्लाज्म से. ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? सेपरेट न्यूक्लियस फ्रॉम साइटोप्लाज्म. मेम्ब्रेन न्यूक्लियस को सेपरेट कर रही होती है साइटोप्लाज्म से. ठीक है, ये सेल है, ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के ये सेल के न्यूक्लियस के बाहर क्या है? साइटोप्लाज्म. तो ये मेम्ब्रेन न्यूक्लियस को सेपरेट करती है साइटोप्लाज्म से. ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर मैंने लिखा है प्रोवाइड शेप. ये जो मेम्ब्रेन होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियस को एक शेप प्रोवाइड करती है. ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर अगर हम कंपोजिशन की बात करें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की कि वो कैसे बनी, किस मटेरियल से बनी हुई है, तो मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड. कि जितनी भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, सेल की मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें या फिर ऑर्गेनील की मेम्ब्रेन जो होती हैं, जितनी भी मेम्ब्रेन्स होती हैं वो सारी की सारी मोस्टली लिपिड और प्रोटीन की बनी हुई होती है. तो यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी लिपिड और प्रोटीन की बनी हुई है. ठीक है जी,
तो ये था न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में। अब हम बात करते हैं एक और पार्ट की। ठीक है जी, स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं। अगर हम स्ट्रक्चर में जो सेकंड पार्ट है न्यूक्लियस का, वो होता है न्यूक्लियोपोर। ठीक है, अगर आप इस डायग्राम को देखें न्यूक्लियस की अराउंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। ठीक है जी, और इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में छोटे छोटे पोर्स आपको नज़र आ रहे हैं। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के दरमियान कुछ पोर्स होते हैं, इन पोर्स को हम कहते हैं न्यूक्लियोपोर। ठीक है, उनको क्या कहते हैं हम? न्यूक्लियोपोर। ये रास्ते होते हैं जिनकी वजह से ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल होता है न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के दरमियान। ठीक है, अब न्यूक्लियोपोर क्या है? न्यूक्लियोपोर रास्ते होते हैं जिनकी वजह से मटेरियल ट्रांसपोर्ट होते हैं। कहाँ पर ट्रांसपोर्ट होते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के दरमियान। ठीक है जी, न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के दरमियान। अब न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है? ये जो न्यूक्लियस के अंदर आप पोर्शन देख रहे हैं, ये न्यूक्लियोप्लाज्म होता है और ये साइटोप्लाज्म। तो ये पोर जो हैं, मटेरियल जो होते हैं, ये न्यूक्लियोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म की तरफ ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो न्यूक्लियोपोर का ये फंक्शन होता है। ठीक है जी, अब हम बात करते हैं न्यूक्लियस के एक और पार्ट की, जिसका नाम है न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर जितना भी रीजन प्रेजेंट होता है, इस सारे रीजन को हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है जी, ये जो पूरा न्यूक्लियस के अंदर रीजन प्रेजेंट होता है, इसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। बेसिकली न्यूक्लियोप्लाज्म होता क्या है? फ्लूइड सबस्टेंस। ये एक फ्लूइड सबस्टेंस होता है, या फिर इसको हम लिक्विड सबस्टेंस भी कह सकते हैं, कि न्यूक्लियस के अंदर जितना भी फ्लूइड सबस्टेंस होता है, लिक्विड सबस्टेंस होता है, वो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। और न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर आपको एंजाइम, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लियोटाइड, ये सारी की सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। तो ये होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है जी, अब आता है एक और पार्ट, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस के अंदर आपको एक और प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, वो है ये ब्लू कलर का। अगर आप देखें तो ये एक और न्यूक्लियस के अंदर प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है आपको, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। ठीक है, न्यूक्लियोलस जो है वो एक प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर होता है और जो कि न्यूक्लियस में अंदर प्रेजेंट होता है। अब न्यूक्लियोलस होता क्या है? न्यूक्लियोलस जो है ये एक मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर है, मतलब कि न्यूक्लियोलस के ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। ठीक है, उसके अलावा न्यूक्लियोलस जो है वो न्यूक्लियस के अंदर एक भी प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, और एक से ज़्यादा भी प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, अब न्यूक्लियोलस का काम क्या होता है, फंक्शन क्या होता है? न्यूक्लियोलस जो है सिंथेसिस ऑफ राइबोसोमल आरएनए। न्यूक्लियस का काम होता है कि वो राइबोसोमल आरएनए की सिंथेसिस करता है। ठीक है, मतलब राइबोसोमल आरएनए न्यूक्लियोलस में के अंदर सिंथेसाइज होते हैं। अब राइबोसोमल आरएनए क्या है? राइबोसोमल आरएनए के एक टाइप है जो कि प्रोटीन और आरएनए से बनते हैं। ठीक है, तो ये हो गया न्यूक्लियोलस। अब हम एक और पार्ट को देखते हैं। ठीक है जी, अब एक और पार्ट आ जाता है क्रोमेटिन। यहाँ पर न्यूक्लियस के अंदर अगर आप देखें तो आपको एक ट्रायंगल शेप नज़र आ रहा है। ठीक है जी, ट्रायंगल शेप नज़र आ रहा है थ्रेड की तरह। इसे क्रोमेटिन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोमेटिन। क्रोमेटिन क्या है? क्रोमेटिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है जी, क्रोमेटिन क्या है? क्रोमेटिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है जी, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। और मोस्टली डीएनए जो होता है वो सेल के अंदर इस स्ट्रक्चर की फॉर्म में होता है। ठीक है जी, और अगर हम कंपोजिशन की बात करें क्रोमेटिन की, तो क्रोमेटिन जो है वो डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, क्रोमेटिन क्या है? क्रोमेटिन जो है वो बना हुआ होता है डीएनए और प्रोटीन के साथ। ठीक है, तो इस तरीके का स्ट्रक्चर हर सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है जी, तो डीएनए के साथ प्रोटीन जो है मिलकर क्रोमेटिन का स्ट्रक्चर बनाती है। तो कौन सी प्रोटीन? एक प्रोटीन होती है
हिस्टोन प्रोटीन जो डीएनए के साथ मिलकर क्रोमेटिन स्ट्रक्चर बनाती हैं। जब सेल डिवाइड होता है तो ये क्रोमेटिन स्ट्रक्चर जो है वो कंडेंस होता है, इस तरीके से अपने आप को कंडेंस करता है और कंडेंस होकर एक और स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, उसको हम कहते हैं क्रोमोसोम। ठीक है जी, ये होता है क्रोमोसोम। तो ये जो क्रोमेटिन स्ट्रक्चर होता है, टैंगल्ड स्ट्रक्चर, एक क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाता है जब सेल डिवाइड होता है। जब सेल डिवीजन होती है तो ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है क्रोमेटिन का, ये आपस में जुड़कर क्रोमोसोम बनाते हैं। ठीक है, ये होता है क्रोमोसोम और ये तभी हमें दिखता है जब सेल डिवाइड होता है, अदरवाइज ये थ्रेड लाइक क्रोमेटिन की फॉर्म में न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। ठीक है जी, अब क्रोमोसोम क्या है? क्रोमोसोम हेरिडिटी मटीरियल है। क्रोमोसोम कंटेन हेरिडिटरी यूनिट कॉल्ड जीन्स। ये जो क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोसोम के पास हेरिडिटी यूनिट होते हैं और यूनिट को हम क्या कहते हैं? जीन्स। ठीक है, जीन्स जो होते हैं उनके पास इंफॉर्मेशन होती है। क्या होती है? इंफॉर्मेशन। अब किस टाइप की इंफॉर्मेशन? एक पूरे इंसान को बनाने की इंफॉर्मेशन, सेल की एक्टिविटी करने की इंफॉर्मेशन। ठीक है, कि सेल में कौन सी चीज़ कब परफॉर्म होनी चाहिए, ये पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन जीन्स के पास होती है। ठीक है, और ये जो जीन्स होते हैं ये जीन्स जो होते हैं ये पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफ़र होते हैं, यानी कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ये ट्रांसफ़र होते हैं। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि कुछ लोगों को या हमें ही कुछ लोग कहते हैं कि हम जो है अपने पेरेंट जैसे हैं। हम अपने पेरेंट जैसे इसीलिए लगते हैं क्योंकि हमें हमारे पेरेंट्स के जीन्स ट्रांसफ़र हुए होते हैं। ठीक है, तो ये जो जीन्स होते हैं ये ट्रांसफ़र होते हैं पेरेंट से उनके ऑफ स्प्रिंग में, एक सेल से दूसरे सेल में। ठीक है, अब हम देखते हैं क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर। ठीक है जी, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। अगर हम क्रोमोसोम को देखें तो सेल डिवीजन से पहले ये जो क्रोमोसोम होता है ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्म में होता है जिसको हम कहते हैं क्रोमेटिड्स। ठीक है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्म में होता है जिसको हम क्या कहते हैं? क्रोमेटिड। और ये क्रोमेटिड आपस में ज्वाइन होती हैं एक डार्क सर्कुलर स्ट्रक्चर की मदद से जिसको हम कहते हैं सेंट्रोमियर। ठीक है, ये क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम में ये जो थ्रेड लाइक दो है स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं क्रोमेटिड्स, और ये क्रोमेटिड आपस में ज्वाइन हुई होती हैं सेंट्रोमियर की मदद से। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर मैंने लिखा है कि क्रोमोसोम जो है वो बना हुआ होता है दो चीज़ों से, दो स्ट्रक्चर से। एक होता है आर्म, दूसरा होता है सेंट्रोमियर। ठीक है, सेंट्रोमियर तो अभी आपने देखा कि क्रोमेटिड जो हैं वो आपस में ज्वाइन होती हैं एक सर्कुलर डार्क रीजन की मदद से, इसको हम क्या कहते हैं? सेंट्रोमियर। ये होता है सेंट्रोमियर जो इन क्रोमेटिड्स को आपस में ज्वाइन करता है। ठीक है, अब क्रोमेटिड की एक एंड से लेकर सेंट्रोमियर तक, सेंट्रोमियर से फिर दूसरी एंड, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं आर्म। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं आर्म। ये होती है क्रोमोसोम की आर्म्स। ठीक है जी, ठीक है जी, ये जो क्रोमेटिड होती हैं हर क्रोमेटिड के पास एक डीएनए मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, ये जो आप थ्रेड देख रहे हैं अंदर, हर क्रोमेटिड के अंदर एक डीएनए मॉलिक्यूल होता है। और ये जो क्रोमोसोम है इस क्रोमोसोम के डिफरेंट टाइप होते हैं, डिपेंड कर रहे होते हैं सेंट्रोमियर की पोजीशन पर। ठीक है, ये जो क्रोमोसोम है इस क्रोमोसोम के डिफरेंट टाइप होते हैं और वो टाइप किस पर डिपेंड करते हैं? सेंट्रोमियर पर, सेंट्रोमियर की पोजीशन पर। चले हम देखते हैं क्रोमोसोम के टाइप्स। ठीक है जी, अब हम पढ़ रहे हैं क्रोमोसोम के टाइप्स सेंट्रोमियर की पोजीशन के बेस पर। ठीक है, टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रोमियर। सबसे पहला टाइप जो है वो क्या है? मेटासेंट्रिक। ठीक है, सबसे पहला टाइप क्या है? सब मेटासेंट्रिक। अब सब मेटासेंट्रिक में क्या होता है? जो क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम के पास ये जो आर्म्स होती हैं ये इक्वल होती हैं, इक्वल आर्म। सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम का एक टाइप होता है जिसमें क्रोमोसोम के पास जो आर्म्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। ठीक है, दूसरा टाइप क्या है? सब मेटासेंट्रिक। अब जो सब मेटासेंट्रिक है ये एक ऐसा टाइप है क्रोमोसोम का जिसमें क्रोमोसोम के पास
अनइक्वल आर्म्स होती हैं, ठीक है। एक आर्म बड़ी होती है, दूसरी आर्म छोटी होती है, अनइक्वल होती हैं, ठीक है जी। जो थर्ड टाइप है उसमें क्या होता है, उसमें थर्ड टाइप क्या है, एक्रोसेंट्रिक। इस टाइप में क्या होता है, जो क्रोमोसोम होता है उसके पास एक बहुत ही छोटी आर्म होती है, ठीक है। ये अगर आप ऊपर देखें इस डायग्राम में, और एक वेरी लॉन्ग। एक्रोसेंट्रिक में क्रोमोसोम के पास एक बहुत ही छोटी आर्म होती है और बहुत ही लॉन्ग आर्म होती है, ठीक है। तो एक्रोसेंट्रिक ऐसा क्रोमोसोम है जिसके पास वेरी शॉर्ट और वेरी लॉन्ग आर्म्स होती हैं, ठीक है। उसके अलावा जो फोर्थ टाइप है लास्ट, वो क्या है, टीलोसेंट्रिक। टीलोसेंट्रिक एक ऐसा टाइप है क्रोमोसोम का जिसमें सेंट्रोमियर जो होता है वो क्रोमोसोम की एंड पर आता है, ठीक है। ये सेंट्रोमियर है और ये क्रोमोसोम की एंड, तो इसके पास एक ही आर्म होती है जो कि एंड वाली होती है, ठीक है। तो ये थे क्रोमोसोम के टाइप सेंट्रोमियर की पोजीशन के हिसाब से, ठीक है जी। अब आ जाते हैं न्यूक्लियस के फंक्शन। सबसे पहले न्यूक्लियस का फंक्शन कौन सा है, कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल। जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि न्यूक्लियस जो है वो सेल को कंट्रोल कर रहा होता है। क्यों कंट्रोल कर रहा होता है, कैसे कंट्रोल करता है, क्योंकि न्यूक्लियस के पास पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन होती है एक सेल की एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए, तो इस वजह से वो सेल को कंट्रोल करता है, ठीक है। उसके अलावा दूसरा फंक्शन क्या है, कंटेन हेरिडिटी मटीरियल, ठीक है। जाहिर सी बात है डीएनए इसका हेरिडिटी मटेरियल है। ये इंफॉर्मेशन होती है जो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होती हैं, ठीक है। जो ये भी हमने पहले डिस्कस किया है। उसके अलावा डायरेक्ट प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। तो न्यूक्लियस क्या करता है, प्रोटीन की सिंथेसिस करवा रहा होता है। न्यूक्लियस के पास पूरी इंफॉर्मेशन होती है प्रोटीन को बनाने के लिए, तो इसीलिए डायरेक्ट करता है सिंथेसिस प्रोटीन की, ठीक है जी। उसके अलावा सिंथेसिस ऑफ राइबोसोमल आरएनए, ये हमने पहले भी पढ़ा था कि जो न्यूक्लियस होता है वो, ठीक है, न्यूक्लियस में एक पार्ट होता है न्यूक्लियोलस, और न्यूक्लियोलस जो होता है ये जी, ठीक है, ये न्यूक्लियोलस जो होता है, ये न्यूक्लियोलस जो है इसका काम होता है कि वो राइबोसोमल आरएनए को सिंथेसाइज कर रहा होता है, ठीक है। तो न्यूक्लियोलस क्या करता है, राइबोसोमल आरएनए की सिंथेसिस करता है, तो इसीलिए न्यूक्लियस में राइबोसोमल आरएनए की भी सिंथेसिस भी होती है। तो ये सारे फंक्शन है न्यूक्लियस के, कंट्रोल करता है, हेरिडिटी मटेरियल होता है, प्रोटीन की सिंथेसिस करवा रहा होता है, उसके अलावा राइबोसोमल आरएनए की भी सिंथेसिस करता है। तो ये आज हमने क्या पढ़ा, हमने न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा, उसका स्ट्रक्चर, फंक्शन, ठीक है। ये न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है, ये न्यूक्लियस है, उसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियर पोर होते हैं और न्यूक्लियोलस, उसके अलावा क्रोमेटिन हेरिडिटी मटेरियल।